शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी का स्वागत है। आदरणीय प्रोफेसर ब्रजकिशोर कुटियाला जी जो आज अध्यक्षता कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि वो हरियाणा के जो उच्च शिक्षा परिषद है उसका कोऑर्डिनेशन चेयरमैन वो हैं और माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं। हमारे अग्रज हैं, बड़े हैं। आज वो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रोफेसर शिवेंद्र कश्यप जी गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर जो कृषि विश्वविद्यालय है उसमें डीन हैं, प्रोफेसर हैं और आज हम उनको सुनेंगे। बहुत सारी पुस्तकें उनके द्वारा लिखी गई हैं, दुनिया भर में उनके व्याख्यान हुए हैं, 1000 से भी अधिक व्याख्यान हैं। और आदि शंकराचार्य जी, स्वामी विवेकानंद जी, इन सब का गहन अध्ययन किया है। परम श्रद्धेय नाना जी के विचारों को भी आत्मसात करते हुए संपूर्ण जीवन में काम कर रहे हैं। ऐसे आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं और वो विवेकानंद स्वाध्याय मंडल के माध्यम से भी हजारों हजार बच्चों को पूरी दुनिया में समाज के लिए उपयोगी बनाने का काम भी अपने सहयोगियों के साथ मिल करके कर रहे हैं। बहुत अच्छा और सारगर्भित व्याख्यान नाना जी के ऊपर, नाना जी के व्यक्तित्व को समझने की दृष्टि से ये पंचनद शोध संस्थान के द्वारा रखा गया है। डॉक्टर कृष्ण सिंह आर्य अपने उनका सानिध्य है, कार्यकारी अध्यक्ष हैं। प्रदीप तिवारी जी हैं, तोमर जी हैं, सभी लोग प्रोफेसर और हिंदुस्तान के बाहर से भी बहुत सारे लोग आज जुड़े हुए हैं, क्योंकि शिवेंद्र जी को और नाना जी के व्यक्तित्व के बारे में, जो उनका एक असाधारण व्यक्तित्व था, उसके बारे में सुनना चाहते हैं। कड़ोली ग्राम महाराष्ट्र जहां उनका जन्म हुआ, ऐसी जन्मभूमि को हम उनको प्रणाम करते हैं। शरद पूर्णिमा पर राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख का जन्म हुआ है। उनके माता पिता पूर्वज उनको प्रणाम करते हैं जिन्होंने हमें ऐसा रत्न दिया जो आगे चल करके भारत रत्न बने। और आज हमारे घर घर में उनको सीखने, समझने, जानने की उत्सुकता ये पूरे हिंदुस्तान में बन रही है और इसको हमें बनाए भी रखना है, क्योंकि जिस प्रकार के गरीबी और अभाव से निकल करके उन्होंने काम करना शुरू किया, एक स्वयंसेवक के रूप में उनकी कहानी शुरू हुई। प्रचारक बने, आजीवन प्रचारक रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, और अलग अलग प्रकार के काम करते रहे। व्यक्तित्व में भी जो काम मिला उस काम को लेके करते रहे। जब राजनीति में रहे तो जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में रहे। पांचजन्य राष्ट्रधम में प्रमुख भूमिका में प्रबंधन में रहे। फिर जब उन्होंने राजनीति छोड़ा, समाज का काम करना शुरू किया, तो दीनदयाल शोध संस्थान के संस्थापक रहे। अनेकों संस्थाओं के मेंटर, संस्थापक वो रहे। वो एक व्यक्ति स्वरूप में उनको हम देख सकते हैं, लेकिन उनके पास जो प्रतिभाएं थी, उन्होंने अध्ययन, उनका चाहे उच्च शिक्षा का न रहा हो, उन्होंने अपनी पढ़ाई करने के लिए स्वयं पैसा जुटा करके पढ़ाई की और उसके बाद में सबसे अच्छे अंकों से वो पास हुए। बिरला जी स्वयं अपने साथ उनको लेने के लिए तैयार हुए। ये सब हम सुन रहे हैं, समझते भी हैं, देखे भी होंगे और उसको अध्ययन भी हम अलग अलग स्थानों पर कर सकते हैं। पर आज जो हम सुनने जा रहे हैं वो विशेष है। विशेष इस मायने में है क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण हम उनको दे करके और फिर शिवेंद्र जी को आग्रह करेंगे। शिवेंद्र जी अच्छी फोटोग्राफी जानते हैं, अच्छे वो लेखक भी हैं और फोटो उनका एक शौक है, फोटो और कैमरा से वो काम करते हैं। कैमरे पर अच्छे अच्छे फोटो निकालते हैं। वो एग्रीकल्चर के कारण जो वहां पर उनको पर्यावरण में और जो भी खेती किसानी में जो भी दिखता था उसके वो फोटो लेते थे। और नाना जी के पास हम थे तो वो भेजते थे कभी कभी हमारे पास। जब चित्रकूट में हमारे साथ थे तब तो हम लोग साथ ही किए। जब ये गोंडा गए तो वहां से बहुत सुंदर सुंदर फोटोग्राफ भेजते थे। नाना जी भी फोटोग्राफी के बहुत शौकीन थे और नाना जी को कैमरा जो प्रोवाइड किया वो नस्ली वाडिया, जो वाडिया साहब हैं, जो नाना जी के अनन्य सहयोगी रहे सभी कामों में। आरबी पंडित, नस्ली वाडिया, रामनाथ गोयन का, जो भी नाना जी काम तय करते थे उसमें वो जुट जाते थे साथ में। नाना जी ने कहा कि ये कैमरा, नस्ली एक कैमरा, तो विदेश से उस समय कैमरा आया और उसमें इतने प्रकार के लेंस आए कि हम तो देख के परेशान हो गए कि इतने लेंसेज हैं। लेकिन नाना जी उसका फोटोग्राफी किस प्रकार से करना, स्वयं फोटो लेते थे और कैसे फोटो लेना है ये आर्किटेक्ट को भी सिखाते थे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन है, काम चल रहा है, चीजें बन रही हैं, किताबें छप रही हैं। जैसे शिवेंद्र जी ने वहां रेडियो, कम्युनिटी रेडियो स्टार्ट किया, ऐसे इनोवेशंस नाना जी के
तरह तरह के होते थे। वो चित्रकला भी बहुत अच्छी करते थे। पिलानी के स्कूल में उनका बनाया हुआ है चित्र लगा हुआ है, जो सर्वश्रेष्ठ चित्र जिसको माना गया, वो चित्रकला भी जानते थे। गायन वादन नृत्य में तो इतना जबरदस्त उनकी निपुणता थी कि वो कोई भी अगर गाना बजाना शुरू कर दे। आज सायंकाल 6 से 8 उनके लिए समर्पित एक अनर्थ का कार्यक्रम हो रहा है, उसमें पंडित पद्मश्री कैलाश खेर जी आने वाले हैं। तो गायन वादन नृत्य चित्रकला मूर्तिकला जहां जिधर जिस क्षेत्र में हम देखें उसमें वो निपुणता हासिल कर लेते थे। और हजारों हजार उन्होंने जीवनियां पढ़ी हुई थी महापुरुषों की। उन महापुरुषों की जीवनियों को भी वो हम लोगों से कहते थे कि ये इतनी मोटी किताब कौन पढ़ेगा, इसमें से कुछ टर्निंग पॉइंट्स महापुरुषों के निकालो। उनका पर्पज ये होता था कि इस बहाने ये लोग पढ़ेंगे, पढ़ करके कुछ जिस्ट जो भी निकाल करके देंगे वो छोटे बच्चों के प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय यहाँ काम में आएगा और विश्वविद्यालयों में वो एक रिकॉर्ड के तौर पर रहेगा, जानकारी रहेगी। तो महापुरुषों की जीवनियों का भी उनका बहुत विशेष अध्ययन रहा है। तो आज हम ज्यादा कुछ समय न लेते हुए, और चूंकि शिवेंद्र जी को हम सभी सुनना चाहते हैं, शिवेंद्र जी का जो व्यक्तित्व है और उन्होंने जो नाना जी को जैसा जैसा समझा है, हम चाहते हैं उसी रूप में वो युवाओं के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे हैं। नाना जी हमेशा युवाओं के बीच भी बैठते थे, युवाओं के बीच ही बात करते थे, उनसे ही अपेक्षा रखते थे। और उनकी एक दिव्य दृष्टि थी, एक दूरदृष्टि थी, जिसको हम कह सकते हैं कि वो 10-20 साल आगे का सोचते थे। ये सब बातें शिवेंद्र जी के अपने विचार व्याख्यान में होंगी। उसके बाद आदरणीय कुठियाला जी का भी हम सभी को आशीर्वचन प्राप्त होगा। हम निवेदन करते हैं प्रोफेसर शिवेंद्र कश्यप जी को, परम श्रद्धेय नाना जी, जो उनका विषय युगानुकूल सामाजिक पुनर्रचना। वो ऐसे नहीं कहते थे कि हमें जिस प्रकार से हम लोगों को सुनने मिलता है कि हम दक्षिणपंथी लोग हैं, हम तो पुराने ढकोसलों वाले हैं, हम तो रीति रिवाज परंपराओं में जीने वाले लोग हैं, हम तो सपेरे हैं, हम तो बीन वाले हैं। लेकिन नाना जी युगानुकूल सामाजिक पुनर्रचना के प्रणेता, और उनका दिया हुआ ये नाम है सामाजिक पुनर्रचना, सोशल रिकंस्ट्रक्शन। इसी प्रकार से वो कहते थे रूरल रिकंस्ट्रक्शन, रूरल डेवलपमेंट नहीं, रूरल रिकंस्ट्रक्शन, सोशल रिकंस्ट्रक्शन। ये नाना जी के दिए हुए शब्द हैं। इनके आधार पर फैकल्टी भी बनी यूनिवर्सिटीज में, बाद में लोगों ने उन विभागों के नाम बदले, लेकिन पहले सामाजिक पुनर्रचना संकाय, ग्रामीण पुनर्रचना संकाय, जिस विश्वविद्यालय की नाना जी ने ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना की, वहां ये सब संकाय चले। तो हम निवेदन करते हैं प्रोफेसर शिवेंद्र कश्यप जी से, आप सभी को वो अपने अनुभवों से, अपने विचारों से हम सभी को अवगत कराने की कृपा करें। शिवेंद्र जी। आदरणीय कुठियाला जी, सभी अग्रजन ने भी आज मंच पर प्रणाम। और सबसे मैं अपने श्रद्धा सुमन पद्मश्री श्री नानाजी देशमुख, जो कि हम सबके जीवन को दिशा देने वाले हैं, जिन्होंने हमारे जीवन को एक अर्थ दिया, एक मार्ग दिया, एक दिशा दी, उनके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हुए जो हमारी अनुभूतियां हैं नाना जी के साथ जुड़ती हुई, उन अनुभूतियों को, थोड़े से अनुभूतियों को शेयर करने के लिए, बांटने के लिए इस मंच पर मुझको अवसर हुआ आप सबके मध्य आने का। इसीलिए आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। नाना जी को नजदीक से देखा जितने दिन हम लोगों ने, दीनदयाल सोच संस्थान में कार्य करने के लिए ईश्वर ने मौका दिया और नाना जी के साथ रहने का अवसर हुआ, नाना जी के साथ बात करने का, नाना जी के परिदृश्य को समझने का, उनके मन के आग्रह को समझने का, उनके मनोभावों को नजदीक से देखने का, उनकी जीवनचर्या को देखने का, ये सब कुछ को देखते समझते हुए हमें जो अनुभूतियां हुई, उनको मैं स्ट्रक्चर्ड वे में थोड़ा सा कुछ हिस्सों में बांटकर आपके बीच में रखने का प्रयास करूंगा। क्योंकि नाना जी को समझ पाना, नाना जी के बारे में बात कर पाना, नाना जी के मनोभावों को बता पाना, क्योंकि एक बहुत, जिसे कहते हैं वाइड स्पेक्ट्रम की बात है। वाइड स्पेक्ट्रम की बात इसीलिए है कि नाना जी का व्यक्तित्व किसी एक छोटे से हिस्से में बांध के नहीं देखा जा सकता। ग्रामीण विकास कह के नाना जी समझना चाहें तो मुश्किल है। जल की बात करें, जमीन की बात करें, जंगल की बात करें, महिलाओं की बात करें, बच्चों की बात करें, उद्यमिता की बात करें, उद्योग की बात करें,
मुश्किल है। एक छोटे से परिवेश में नाना जी को बांध के देख पाना कठिन है। तो नाना जी को देखना है, यदि नाना जी को समझना है और नाना जी के जीवन में से कुछ थ्रेड्स ड्रॉ करने हैं, इस देश को, किसी व्यक्ति को नहीं, इस देश को, इस सभ्यता और संस्कृति को अगर नाना जी के जीवन से कुछ थ्रेड्स ड्रॉ करने जिसमें से देश का भविष्य खड़ा होता है, तो उनके पूरे उस विहंगम जीवन को, जिस प्रकार से उनका जीवन खड़ा हुआ, उनके विहंगम जीवन को कुछ हिस्सों में बांट कर देखना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा उसको स्पर्श करता चला जाता हूं, क्योंकि सीमित समय में सारी बातों को कह पाने के लिए बहुत संक्षेप में, बिल्कुल सार संक्षेप की तरह से ही बातों को रखा जा सकता है। तो इसी प्रकार से संक्षेप में मैं उस बात को केवल रखने का प्रयास कर। सर्वप्रथम अगर नाना जी को देखते हैं, सबसे पहले जब नाना जी के व्यक्तित्व को देखते हैं, उनके कर्तृत्व को देखते हैं, उनके मनोभावों को देखते हैं, सर्वप्रथम एक बात जो समझ में आती है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नाना जी इस देश के चिति को, इस देश की प्रकृति को, इस देश के स्वत्व को, जिसको कहते हैं रियल भारत, उसको गहराई से समझने वाले ऋषि हैं, जो कि भली भांति समझते और जानते हैं कि व्हाट इज द रियलिटी, देश की चिति क्या है, प्रवृत्ति क्या है, सत्य क्या है, इस बात को भली भांति जानते हैं। और इसीलिए उनके जीवन के सारे अधिष्ठान देश के उस अस्मिता को लेकर, देश के उस सत्य को लेकर उसी की धरातल पर खड़े होते हैं। उनकी सोच के रगों में, उनके सोच के पोर पोर में रियलिटी ऑफ द कंट्री, रियलिटी ऑफ द नेशन, इस भारत का सत्य, भारत का ग्रामीण परिवेश है, भारत का गांव है, शहर भी इसी गांव से पैदा हुआ है, और उस गांव को जीवित रखना, उस गांव को स्वावलंबी बनाना, उस गांव को मजबूत बनाना, युगानुकूल सामाजिक पुनर्रचना की संकल्पना, भारत के गांवों के पुनर्निर्माण की संकल्पना है जो नाना जी के मन में है। और उस आग्रह से भारत के एक एक गांव को खड़ा करने का, गांव के उस साधारण गरीब किसान को खड़ा करने का स्वप्न, वो नाना जी का सपना है। इस हिसाब से जब नाना जी इस देश के बारे में चिंतन करते हैं, नाना जी हम जैसे कार्यकर्ताओं के सामने में जब अपने मनोभाव को रखते हैं, तो वो देश के इस सत्य के साथ हमें जोड़ने का प्रयास करते हैं, इस देश को जोड़ने का प्रयास करते हैं। और तब वो हमारे शोधों को, जो कृषि से संबंधित है, ग्राम्य विकास से संबंधित, उन शोधों की दिशा निर्धारित करते हैं। तब वो बताते हैं कि शोध इस देश का किस दिशा में जाना चाहिए। वो कहते हैं कि जब तक तुम भारत को नहीं समझोगे, तब तक भारत का कृषि विकास नहीं समझ पाओ। तो भारत के कृषि विकास की दिशा, भारत के नियोजन की दिशा तय करने के लिए पहले भारत को समझना अनिवार्य है। इस बात का आग्रह नाना जी करते हैं। और तब नाना जी कृषि विज्ञान केंद्र के देश भर के लोगों को चुनौती देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे उन तकनीकों को, जिन तकनीकों को लेकर तुम फड़फड़ाते हो, समझते हो कि तुम चमत्कार करने के लिए खड़े हो गए, तुम्हारे वो तकनीक, तुम्हारा वो कृषि ज्ञान उन सामान्य किसानों की झोपड़ियों तक पहुंचता है क्या? जो सामान्य कृषक इस देश की सच्चाई है, जो देश की कृषि है, सचमुच की देश की कृषि। और वो कहते हैं कि देश की बहुसंख्य आबादी, वो बहुसंख्य आबादी आज भी छोटे स्तर के किसान है, सीमांत किसान। उन छोटे और सीमांत किसानों तक अगर तुम्हारा तकनीक पहुंचता है और उनके जीवन में परिवर्तन करने में सक्षम है, तब तो तुम्हारे कृषि शोधों का अर्थ है। अन्यथा तुम्हारे कृषि शोध इस देश की सच्चाई को समझ कर नहीं चल पा रहे। तभी वो कहते हैं कि तुमने दूध उत्पादन के हिसाब से एक बड़ा स्वप्न बना दिया देश के सामने। तुमने कह दिया जर्सी गायें आ गई, हॉल्स्टीन फ्रीजियन आ गई, डैनिश आ गई। इस तरह की प्रजातियां तुमने इकट्ठी कर ली, एग्जॉटिक ब्रीड्स। जिन एग्जॉटिक ब्रीड्स में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके तुमने देसी नस्ल की छोटी छोटी साधारण गौओं को
गौओं का भविष्य खराब कर दिया। और तब वो कहते हैं कि देश का पशु उन्नयन की दिशा होनी चाहिए, वो होनी कैसी चाहिए? वो कहते हैं कि देश का साधारण किसान तुम्हारे हरित क्रांति के उस काल के बाद आज भी हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर को लेकर खड़ा नहीं हो पाया। तब वो कहते हैं कि इस देश की मिट्टी को, इस देश की आबो हवा को, इस देश की प्रकृति को देश के किसानों के काम लाना है, तो तुम्हारी जैविक खेती की संकल्पना किस प्रकार खड़ी होनी चाहिए। और फिर उस जैविक खेती की परिकल्पना से गौवंश को जोड़ते हुए वो कहते हैं किस प्रकार गौवंश आधारित कृषि इस देश में खड़ी होगी जो लंबे समय में सबको सस्टेन करके रख पाए। और ये बात वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बड़े वैज्ञानिकों के समक्ष रखते हुए भी एक मॉडल पूरे देश के सामने रखते हुए कहते हैं देश इस सोच से बदलेगा। उन्होंने कहा कि केवल 8%, 7%, 6% बड़े किसानों के योग्य बड़ी तकनीकों के आधार पर देश के आमूलचूल ढांचे में परिवर्तन की परिकल्पना भी व्यर्थ है। और उस समय में वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, उस समय इंडिजिनस ब्रीड की बात करते हैं, जिस समय देश एक अंधी दौड़ में है और उनकी बात बड़े बड़े लोगों के गले भी नहीं उतर पा रही है। उस समय में वो अदम्यता के साथ इस बात को देश के सामने खड़े करते, उस समय में वो परंपरागत तकनीकों की बात, परंपरागत ज्ञान की बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि भारत के सामान्य किसानों को तुम मूर्ख, अशिक्षित, असभ्य मत समझो, उनके पास भी ज्ञान परंपरा है। और वो कहते हैं उस ज्ञान परंपरा के साथ जुड़े बिना भारत का कल्याण नहीं होता। तो उस समय में आज से अनेक दशकों पहले नानाजी देश के सामने इस बात को जोर जोर से रखते हैं, जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बाद में पकड़ता है एक एक बातों को, जब वो कहते हैं कि परंपरागत ज्ञान, इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज, ये इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज भारत की थाती है। वो कहते हैं कि तुम्हारे परिवेश में ये मेडिकल साइंसेस बाद में आया, पर क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे मेडिकल साइंसेस के कारण भारत के लोगों का स्वास्थ्य बचा रहा? और वो कहते हैं कि हर घर के अंदर वो मेडिकल साइंसेस का, आयुर्वेदिक औषधियों का ज्ञान इस प्रकार संचित था इस देश में, जिसने इस देश की स्वास्थ्य परंपरा को बना बचा के रखा युगों से। वो कृषि के लोगों को चुनौती देते हुए कहते हैं कि 1960 के बाद बने हुए कृषि विश्वविद्यालयों के कारण भारत के लोगों ने खेती करना सीखा है। 1960 के पहले हजारों वर्ष पूर्व से एक युगानुकूल ज्ञान था, जिस ज्ञान को बनाकर बचाकर भारत के कृषकों ने दुनिया को खेती करना सिखाया। उस परंपरागत ज्ञान के आधार पर भारत दुनिया के समक्ष खड़ा हो पाएगा। इस बात को वो बड़े गर्व के साथ, बड़े विश्वास के साथ लगातार बड़े मंचों पर उठाते हैं, जिसे दुनिया धीरे धीरे करके समझती है। और आज पूरी दुनिया उसी प्रवाह में है। आज जब हम मुड़कर देखते हैं अपने देश की जो प्रायोरिटीज, जिसको प्राथमिकताएं कहते हैं, वो प्राथमिकताएं आज की जो खड़ी हुई हैं, और जितने भी हम कॉन्सेप्ट्स आज की तिथि में हम ये पढ़ पढ़ा रहे हैं अपने कॉलेज के अंदर, अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, पंतनगर में भी, जब हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, जब हम कहते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, आईपीएम कहते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, आईपीएनएम कहते हैं, सिस्टम्स, आईएफएस की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स की बात करते हैं, और उनके प्रयोगों को और उनसे संबंधित शोधों को देखते हैं। तो इन सबको देखते हुए मुझे हर क्षण नानाजी का ध्यान आता है, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स नानाजी उस समय बोलते थे जिस समय ये शब्द अंग्रेजी के बने भी नहीं थे। तब 5 दशक पहले नानाजी इन बातों को कहा करते थे, बड़े गर्व के साथ कहते थे, बड़े विश्वास के साथ कहते थे, देश को दिशा देते हुए कहते थे। तब उनकी बातों को लेकर वहां तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी, नकारने के पीछे में कानाफूसी होती थी, और लोगों को लगता था कि इन सोचों के साथ तो भारत के लोग भूखे मर जाएंगे। आज पूरे देश की दिशा उन्हीं सोचों के ऊपर आकर खड़ी हो गई, क्योंकि वो फ्यूचरिस्टिक थॉट्स को लेकर पूरे विश्वास के साथ वो कहते थे कि इस देश के करोड़ों लोगों के उदर पूर्ति का साधन यही सोच रही है, और इस कारण से ये सोच
यही इस देश की मिट्टी को बचा कर रख पाए। मैं इसके एक कदम बियॉन्ड चलता हूं नाना जी की सोच को लेकर। जब मैं एक कदम आगे बढ़ता हूं तो मैं देखता हूं कि ये कृषि की सम्यकता को, कृषि विकास और ग्राम्य विकास की सम्यकता को, उसकी गहराई को नाना जी केवल तकनीकों और टेक्नोलॉजी से जोड़कर नहीं देखते। जब वो बात करते हैं हम सभी के साथ में, हम कार्यकर्ताओं के साथ में बात करते हैं, तो हमें वो जीवन की सम्यकता दिखाने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि ये कृषि विकास और ग्रामीण विकास मात्र का विषय नहीं है। तब वो कहते हैं कि देखो इसका प्रकृति के साथ कैसा तादात्म्य है। तो वो जो तादात्म्य समझाते हैं प्रकृति के साथ, और हमें जल के साथ, पानी के साथ और जमीन के साथ, मिट्टी के साथ उसका तादात्म्य, वायु के साथ उसका तादात्म्य, अग्नि के साथ उसका तादात्म्य, उस बात को बताते हुए मिट्टी किस प्रकार जीवित है, ये मिट्टी किस प्रकार जीवित है और इस मिट्टी के जीवन की रक्षा कैसे होगी, इसको समझाते हुए कहते हैं कि देखो ग्राम्य विकास का विषय, कृषि विकास का विषय केवल तकनीकों से नहीं जुड़ता। ये एक इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट है जो इन्वायरमेंटल इश्यूज जो हैं, जो पंच तत्व है, इस पंच तत्व के साथ कैसे अलाइन करता है। और उस अलाइनमेंट को बताते हुए वो कहते हैं किस प्रकार से भारत का दर्शन इस अलाइनमेंट को लेकर चलता चला आया, जिसके कारण आज हजारों वर्षों की खेती के बाद भी तुम्हारी मिट्टी कभी भी अनुपजाऊ नहीं हुई। हमने उनका वो जो शब्द बोलते हैं वो हमेशा कहते हैं कि शोषण नहीं करना, दोहन करना। ये दोहन शोषण जो होता है, शोषण नहीं करना, एक्सप्लॉइट नहीं करना। एक्सप्लॉइट करने की जगह पर वो कहते हैं कि जिस प्रकार गाय का बछड़ा गाय के नीचे दूध पीता हुआ, जब दूध पीता है तो मां को प्रसन्नता होती है, मां के उदर में दूध और उतर आता है नीचे, क्योंकि मां प्रसन्न हो जाती है जब नीचे से बछड़ा दूध ले रहा होता है। इसी प्रकार प्रकृति के साथ पुत्र की भांति जब जुड़कर हम जीते हैं और प्रकृति के साथ उस तादात्म्य को जीते हुए, उस कंटेक्स्ट को जीते हुए, इस मदरली कॉन्टेक्स्ट को जीते हुए जब हम प्रकृति के साथ में जुड़ते हैं तो हम एक्सप्लॉइटेटिव फीलिंग के साथ नहीं जुड़ते। और यही कारण है कि देश के हजारों सालों के बाद, इतने वर्षों के बाद भी खेती को देखते हुए आज भी खेत हमारे ऐसा नहीं बंजर हो गए। हमने जल लिया, लेकिन जल को लेते हुए में हमने जल स्रोतों को पूरी तरह निर्मूल नहीं कर दिया। और तब उस कॉन्टेक्स्ट को बताते हुए नाना जी कहते हैं कि जानते हो कैसा तादात्म्य होता है हमारा इस मिट्टी के साथ, जल के साथ, पेड़ों के साथ, पत्थरों के साथ। नाना जी बार कहते हैं मुस्कुराते हुए कि तुम देखो अगर किनारे में कहीं खड़े हो जाओ गांव में और तुम देखोगे हर व्यक्ति खाना खाते हुए प्रथम निवाला अपना किनारे को निकाल कर रखता है अपने भोजन में से, गौ ग्रास बनाकर एक किनारे की ओर, इसीलिए कि उसकी संकल्पना में, उसके जीवन में, उसके प्रथम ग्रास के पहले गौ का प्रथम एक कंपोनेंट है। कहते हैं बाहर निकलकर मछलियों को पानी के नीचे जाकर गोलियां देना, आटा खिलाना, चींटियों की बांबी पे आटा रखना, हमारी ये परंपरा रही है। चिड़ियों के लिए भोजन निकालना, बाहर में दाना रखना, ये हमारी परंपरा रही है। नाना जी कहते हैं कि तुमने देखे हैं गांव, जिन गांवों में अपने घर के बाहर एक छोटा सा कमरा बनाया जाता अतिथियों का, और रात में सोने के पूर्व बड़ा आदमी अपने घर का कहता है कि जाकर वहां पर देख, वहां जो दिया रखा है उस दिया में तेल है या नहीं, वहां माचिस रखी है या नहीं, एक लोटा रख, पानी को ऊपर से ढक दे। रात में कोई अतिथि कहीं से भूला भटका आएगा तो कम से कम पानी खा पी लेगा, गुड़ वहां रखा होगा खा लेगा, दिया जलाकर कुछ काम करना कर लेगा, वहां सो जाएगा। ये भारत के गांव की एक रियलिटी रही है। हजारों लाखों करोड़ों गांव में इस प्रकार से बाहर दालान बनाने की परंपरा रही है, जिस दालान में कोई अनजान आदमी भी आकर विश्राम कर ले। और नाना जी कहते हैं कि ये जो इंटीग्रेटेड कंसेप्ट है जीवन जीने का, जहां प्रकृति के साथ इस प्रकार तादात्म्य करके हम जिए, जिसमें हमने एक्सप्लॉइट करने की बजाय इस प्रकृति की पूजा करना सीखा, लेते हुए एक मुट्ठी
सिर झुकाकर मिट्टी को अपने सिर में लगाकर वापस करने की प्रवृत्ति के साथ जब तक हम जीते चले आए, तब तक इस प्रकृति ने, नेचर ने हमको स्ट्रेंथन किया, इंपावर किया। और इस स्ट्रेंथनिंग एंड इंपावरिंग के कारण कभी भी ये मिट्टी निर्मूल नहीं हुई, अशक्त नहीं हुई, अन्न अशक्त नहीं हुआ, वायु अशक्त नहीं हुई, जल अशक्त नहीं हुआ। इस जल को अशक्त की जगह सशक्त बनाकर रखा हमारी भावनाओं ने। जो हमारी भावना रही इस जल के प्रति, हमने इस मिट्टी को सशक्त बना के रखा, इस वायु को सशक्त बना के रखा। यह सशक्तिकरण हुआ इंटीग्रेटेड फीलिंग के कारण, कॉम्प्लीमेंटारिटी के कारण, जिसको लेकर हम जीते चले आए। और नाना जी आनंद पूर्वक इस बात को बताते हैं कि देख, उत्पादन बढ़ाकर केवल किसी का भला नहीं हुआ, केवल उत्पादन बढ़ा लेने से, केवल पैसे बढ़ जाने से, आमदनी बढ़ जाने से किसी का भला नहीं हुआ। वो कहते हैं एक सोच है जो व्यक्ति को आगे ले जाती है, एक फिलॉसफी है जो आगे ले जाती है व्यक्ति। और तब वो कहते हैं कि गांव के विकास के लिए 4 मंत्र है, इन 4 मंत्रों पे हमें कार्य करना है। तो वो कहते हैं कि शिक्षा, फिर कहते हैं स्वास्थ्य, तब कहते हैं स्वावलंबन, और आधारभूत बात करते हैं सदाचार। कहते हैं सदाचार की जड़ों पर ही शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन तीनों चलेंगे तो भारत के गांव खड़े होंगे। अब उनकी सोच इतनी स्पष्ट है, निर्मल धवल, और उनकी सोच में, उनकी रणनीति में कितनी स्पष्टता है, कितनी प्रांजलता है। जब वो जल जंगल जमीन की बात करते हुए, प्रकृति की बात करते हुए, मिट्टी की बात करते हुए, और मिट्टी को आकाश की बात करते हुए, व्योम की बात करते हुए, अग्नि की बात करते हुए, उसको मानवीय संवेदनाओं से जोड़ देते, और उन मानवीय संवेदनाओं से जोड़कर वो संकल्पना देते हुए कहते हैं कि देख भाई, 2 कॉन्सेप्ट्स है जो इस देश की जड़ों से जुड़े हैं। वो कहते हैं एक है वासना और एक है संवेदना। और अद्भुत ढंग से इस बात को रखते, मतलब यू कैनॉट रियलाइज द डेप्थ ऑफ फिलोसफी दैट इज देयर इनटू हिज रूट्स। कितनी स्पष्टता और प्रांजलता के साथ इस बात को बताते हुए कहते हैं कि देख, एक है वासना, एक है संवेदना। कहते हैं संवेदना देवता बनाता है, वासना दानव बनाती है। और वो कहते हैं हर मनुष्य को अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जीवन जीना होता है। चूंकि उसकी इच्छाओं की पूर्ति करना उसका धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। परंतु कहते हैं कि जीवन चलता है, सृष्टि चलती है संवेदना के आधार पर, सेंसिटिविटी। ये जो संवेदना के तंतु है, ये संवेदना के तंतु पर्यावरण की रक्षा करते, ये संवेदना के तंतु ग्राम की रक्षा करते। वो कहते हैं गांव किसी एक व्यक्ति का नहीं, मिट्टी किसी एक व्यक्ति की नहीं, जमीन किसी एक व्यक्ति का नहीं, आपस का अन्योनाश्रय संबंध गांव को बचाता है। और तब नाना जी कहते हैं कि कभी कल्पना किया था तुमने जिस तरह से गांव चलता था संवेदनात्मक संबंधों पर। और तब कहते थे कि देख, एक लोहार होता था, एक चमार होता था, एक बढ़ई होता था, एक जुलाहा होता था, किसान होते थे। किसान जब फसल काटता था तो फसल काटने के बाद गांव के सभी लोग आकर अपना अपना हिस्सा लेकर उसमें से जाते थे। लोहार पूरे साल गांव के लिए काम करता था, औजार बनाता था। बढ़ई पूरे साल काम करता था गांव के, जुलाहा पूरे साल काम करता था, चर्मकार पूरे साल काम करता था, और सब एक दूसरे के साथ आनंद पूर्वक जीते थे। जो चमड़े का काम करने वाला भी, वो भी चाचा है गांव का हमारे। सब एक दूसरे के साथ अन्योनाश्रय संबंध के साथ जीते थे। इसीलिए एक दूसरे के प्रति संवेदनाओं से बंधे हुए गांव, ये एक सोशल इंश्योरेंस, सोशल बॉन्डेज, सोशल सिक्योरिटी की फीलिंग के साथ होते। गांव में एक बेटी की शादी होती थी तो गांव की बेटी की शादी होती थी, ना कि किसी व्यक्ति के बेटी की शादी होती थी। नाना जी बताते थे कि जाकर देखो गांव के अंदर किसी खपरेल के ऊपर पड़ा हुआ कद्दू, 5 कद्दू बचा कर रखा हुआ किसी व्यक्ति ने, जाकर पूछो, वो कहेगा कि गांव में 5 बेटियों की शादी होनी है, इसीलिए 5 कद्दू बचा के रखे। एक एक कद्दू गांव के एक एक बेटी की शादी में जाए।
वो कहते थे इस प्रकार की भावनाओं के साथ गांव की बेटी की शादी कराना गांव का धर्म और कर्तव्य है। गांव का हर व्यक्ति पल जाता था, हर व्यक्ति के परिवार का में बच्चियों का विवाह आनंद पूर्वक हो जाता था, दायित्व जो होते थे पूर्ण हो जाते थे। और नाना जी इस बात को भी बताते थे कि गांव में जाकर देखो, जो शादी में भोजन बनता है, चाहे गरीब की बेटी है चाहे अमीर की बेटी है, गांव का रिवाज होता था कि शादी में यही एक सब्जी बनेगी, ये पूड़ी बनेगी, ये रायता बनेगा, ये खीर बनेगी, और वही सबका मेनू कॉमन मेनू होगा गांव का। चाहे अमीर की बेटी की शादी चाहे गरीब की बेटी की शादी, बेटी तो बेटी है। कैन यू इमेजिन, जो गांव को बचाकर रखने का, गांव को जीवित रखने का, गांव को चलाकर रखने का, देश की जड़ों को मजबूत बनाने का जो अध्ययन, जो संकल्पनाओं के जड़ों में जाकर उसको समझने का जो कार्य नाना जी के रगों में था, जिसे नाना जी समझाते और बताते थे, चित्र स्पष्ट हो जाता था। भारत का चित्र स्पष्ट होता जाता था। हाउ एक्चुअली द कंट्री विल सर्वाइव, क्या होती है कम्युनिटी लिविंग, जिसके साथ में इस देश को चलाकर रखा, जिससे ये देश बढ़ता चला गया। नाना जी कहते थे कि देखो, टेक्नोलॉजीज जो फर्दरिंग कर रहे हो, टेक्नोलॉजीज की एक हद तक उसकी आवश्यकता है, लेकिन नाना जी कहते थे अपनी जड़ों से मत हटना। वो कहते थे इस देश की सच्चाई अलग है भाई, यू डोंट ट्राई टू कंपेयर इट विथ एनी अदर वेस्टर्न कंट्री। भारत हॉलैंड नहीं बनेगा, भारत इटली नहीं बनेगा, भारत यूनाइटेड स्टेट्स नहीं बनेगा, इसीलिए कि यूनाइटेड स्टेट्स, इटली या हॉलैंड की रियलिटी अलग है, तुम्हारी सच्चाई अलग है। अपनी सच्चाई पे खड़े होकर ही इस देश के भवितव्य को सोचोगे तो देश तुम्हारा सकारात्मक रूप से रिस्पॉन्ड करेगा। और जिस तरह से वो इस पूरी संकल्पना को हम सबके समक्ष रखते चले आए, उसमें एक कदम और बढ़ते हुए मैं एक अद्भुत बात बताता हूं। वो अद्भुत बात यह है कि बड़े बड़े विद्वान हुए इस देश में, लोगों ने बड़ी बड़ी संकल्पनाएं भी दी। नाना जी उन विद्वानों में से नहीं थे, संकल्पना देने वाले विद्वान। नाना जी वही बोलते थे जो करते थे। नाना जी उन संकल्पनाओं को प्रयोग करके अपने जीवन में उतारने के बाद ही उसकी चर्चा करते थे। इसीलिए उनके कॉन्सेप्ट्स में इतनी क्लैरिटी थी। वो क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट इसीलिए था कि नाना जी करने पर विश्वास करते थे, बातों पर विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे सिद्धांत मत समझाओ। द वे ही यूज्ड टू डिपिक्ट हिमसेल्फ, जिस तरह से करने के लिए वो खड़े हो जाते थे योद्धा की भांति, आप कल्पना नहीं करेंगे कितनी उनके अंदर ऊर्जा की क्षमता थी, कितनी अग्नि थी। रियलाइज कराना है उसको तो भरत जी को आप पूछे, जो उनके साथ रहे। उनके स्पीड और उनके स्पिरिट को मैच करना बड़े बड़े लोगों के लिए असंभव था, क्योंकि उनकी स्पीड और उनकी स्पिरिट कर्म की बात करती थी, करके दिखाओ वाली बात थी उनकी। और उनके एस्पिरेशंस को, उनकी स्पीड को मैच करना संभव नहीं था साधारण मनुष्यों की। जिस तरह से उनकी अपेक्षाएं होती थी, उनके एस्पिरेशंस बहुत बड़े थे, और वो सब कुछ को धरती पे होते हुए देखना चाहते थे, आंखों से देखना चाहते थे। वो बातों पर विश्वास नहीं करते थे। कहते थे यू डोंट टॉक मच। जो ज्यादा लफ्फाजी करने वाला आदमी था वो उनके आगे टिक नहीं पाता। बड़े बड़े लफ्फाज आए जिन्होंने नाना जी को अपनी बातों से घुमाने का प्रयास किया, और नाना जी 2 मिनट में समझ जाते थे कि करने वाला है या बोलने वाला है। और जो बोलने वाला होता था उसको ऐसे डिस्कार्ड करते थे फटाक से, वो आदमी किनारे खड़ा हो जाता था जाकर। ये उनकी अंतर्भूत क्षमता और शक्ति थी, क्योंकि वो बातों को केवल बातों की फसल काटने वाले लोग उन्हें पसंद नहीं थे। और इस बात की उनके अंदर में जबरदस्त क्षमता थी। वो आदमी पहचानते थे, व्यक्ति पहचानते थे, और वो जानते थे ये आदमी वास्तव में काम का ये करके दिखाएगा। बस उनको लग जाता था कि ये काम का आदमी। और उसके बाद आप गलती करें, एक बार गलती करें, 50 बार गलती करें, सारी गलती माफ होती थी। सब गलतियों की क्षमा करते थे और बढ़ाए चलते थे आपको, चूंकि आप कर पाएंगे, आप करने की क्षमता आप में है। और यदि आप में करने की क्षमता नहीं है और आप केवल बात कर रहे हैं, तो नाना जी के प्रायोरिटी लिस्ट में आप कहीं खड़े नहीं हैं। ये अद्भुत था ये अपने आप में। दैट वाज समथिंग लाइक ट्रिमेंडस। और जो नहीं करने वाले किनारे
किनारे खड़े हो जाते थे, वो करने वालों से चिढ़ते रहते थे। इस प्रक्रिया में वो कहते थे ये तो नाना जी का खास नाती हो गया, नाना जी की नाक का बाल हो गया। वो नाना जी का नाती होना या नाना जी के नाक का बाल होना उसका एक ही क्राइटेरिया था, वो और कोई क्राइटेरिया नहीं। एंड दैट वाज समथिंग लाइक आप करके दिखा दो, इफ यू कैन पुट इट डाउन। ये विशिष्टता थी कि दर्शन की बात मत करो, दर्शन को जमीन पर लाकर दिखाओ, तो फिर आप नाना जी के सिद्धांतों के साथ चलने के लिए तत्पर हो सकते हो। ये उन्होंने किया, और इस कारण से चूंकि उन्होंने सब कुछ करके सीखा, ये करके सीखा वाली ये छोटी सी घटना जो नाना जी बताया करते थे मजे मजे में, आई एम शेयरिंग इट विथ यू। नाना जी को मैं चिट्ठियां लिखा था, भरत जी जानते हैं, मैं गोंडा आ गया था, नाना जी को चिट्ठियां लिखता था, नाना जी आते थे बातें करते थे, फिर मैं पत्र लिखता था, नाना जी का पत्र का जवाब आता था, 2-3 पेजों का जवाब उनका टाइप किया हुआ वाला, वो आज तक मैंने सारे पत्र रखे हुए। पीछे नाना जी का समग्र छप रहा था, उस समय मेरे पास फोन आए कि वो चिट्ठियां जो आप नाना जी ने आपको लिखी, मैंने कोई पत्र किसी को शेयर नहीं किया। मैंने कहा कि नहीं, वो मेरी व्यक्तिगत खाती है, मैंने उसको शेयर नहीं किया, बिकॉज आई फील लाइक कि कुछ चीजें जो जिंदगी में आप पोजेस करते हैं, नाना जी के वो विचार में पोजेस करता हूं। तो नाना जी एक घटना सुनाते थे, जेल में जब नाना जी आपातकाल के दौरान थे, तो कहते रहते कि जेल में जितने लोग थे वो इधर उधर लघुशंका करते थे, तो कहते एक चूने से एक पॉइंट बनवाया, वहां चूने से घेरा बनवाया लघुशंका के लिए, यहीं जाकर सभी लघुशंका करें, और उस जगह को चिन्हित करने के बाद उसमें गुलाब के फूल लगवाए, गुलाब के पौधे लगवाए। वो कहते हैं कि बाकी इधर उधर के पौधों के मुकाबले में उस पॉइंट पे गुलाब के बहुत अच्छे चमकते हुए बड़े बड़े फूल आए। आप ये सोचिए कि ये जो कर के सीखने वाली प्रायोगिकता वाली जो प्रवृत्ति उनकी थी, उस प्रायोगिकता वाली प्रवृत्ति के कारण ही दीनदयाल शोध संस्थान के सारे प्रयोग खड़े हुए। जो ट्रेनिंग एंड प्रोडक्शन सेंटर नाम की बात चलती थी सब जगह देश में, वो कहते थे ये ट्रेनिंग एंड प्रोडक्शन सेंटर नाम की चीज बेकार की है। इस संकल्पना को किनारे करके वो कहते थे कि द कॉन्सेप्ट इज सपोज टू बी प्रोडक्शन ट्रेनिंग सेंटर। वो कहते थे उस बात की बात मत करो किसानों के सामने जो तुम खुद करके दिखा ना पाओ। वो कहते थे कृषि विज्ञान केंद्रों में पहले तुम उस इकाई को चलाओ, प्रॉफिट में चला के एक साल दिखाओ, उसके पहले करना मत शुरू कर। क्योंकि नाना जी की सोच में ये बात थी, वो कहते थे कि पहले तुम उसको प्रमाणित करो, अपने जड़ों पर खड़े करके प्रमाणित करो, प्रमाणित करने के बाद तब उसके बाद प्लीडिंग करो, तब उसकी बात कहीं भी करना। इसीलिए जो मॉडल नाना जी ने चित्रकूट वाला सोचा था या गोंडा वाला सोचा था, उस मॉडल में जो इंटीग्रेशन था उनकी मॉडल में, जहां गांव से कृषि विज्ञान केंद्रों का, कृषि विज्ञान केंद्र से ग्राम स्वावलंबन केंद्रों, ग्राम स्वावलंबन से, और आपस में सबका अन्योन्याश्रय संबंध खड़ा हुआ, जिसमें गांव का युवक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स के लिए किस प्रकार चित्रकूट की उद्यमिता के साथ जुड़ता था और उद्यमिता से किस प्रकार से अनुप्राणित होकर वापस जाता था, किस प्रकार केवीकेज उन ग्राम स्वावलंबन केंद्रों को जोड़ते थे, और बीच में निष्क्रिय भाव से रोल मॉडल्स को खड़ा करने के लिए जो समाज शिल्पी दंपतियों की परिकल्पना थी, जबरदस्त इंटीग्रेटेड मॉडल जो कर रहा था, एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा था, इसीलिए वो सक्सेसफुली खड़ा हो गया। और इसलिए वो मॉडल हो गया देश को देखने के लिए। अगर उस मॉडल को पकड़ता पूरा देश, अगर 5% बिना, तो आमूल परिवर्तन हो जाते। कृषि विज्ञान केंद्रों को एक राह मिल जाती वास्तव में चाहते कि उस मॉडल 5% 2% को पकड़, छोटे के स्टेक होल्डर्स को बंद के जिस प्रकार खड़ा करने का उनका संकल्प था या उनकी संकल्पना थी, उसको पकड़ पाना, मॉडल के आत्मा को पकड़ पाना, ये अगर हो पाता 2% भी तो चला जाता। आज भी मुड़कर उसको उसके अध्ययन की जरूरत है कायदे से। अगर व्यक्ति सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पाए, दोनों के उसको चले तो जो
जोड़ते हुए मैं कह रहा हूं कि नानाजी सिद्धांत नहीं थे, नानाजी कर्म थे, लेकिन कर्म के पीछे में एक गहरा सिद्धांत, और उस गहरे सिद्धांत में भारत के सत्य की अनुभूति थी। इसीलिए नानाजी का जो जाहिर स्वरूप था, वो जाहिर स्वरूप ट्रांसफॉर्मेशन का स्वरूप था। बातें ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत लोग करते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाली बात थी नानाजी के साथ। इसीलिए नानाजी के पास जब भी कोई भी बाहर से व्यक्ति आता था तो नानाजी कहते थे कि पहले काम देख कर आओ, लौट के आओगे तो बात करें। तो जो भी व्यक्ति आया कहते थे काम देख कर आओ, भरत जी इनको दिखा कर लाओ। फिर भरत जी साथ में निकलते थे उनको दिखाने के लिए। ये वो कह पाते हैं ना जो वास्तव में ट्रांसफॉर्मेशन को जमीन पर खड़ा कर पाए, वही तो कहेगा इस व्यक्ति को। क्योंकि छोटे छोटे कैंपसेस के अंदर में अच्छे अच्छे मॉडल खड़ा कर देना तो है किसी के हाथ में, लेकिन गांव पे ट्रांसफॉर्मेशन के मॉडल्स क्रिएट करके दिखा पाना, जिसको जाकर आदमी छू के टटोल के बात करके देख पाए। जब डॉक्टर एपीजे कलाम ऊपर से आए और वाटर सेट मैनेजमेंट वाला जो मॉडल था मझगांव का, उसको उन्होंने अपनी आंखों से देखा और चारों तरफ के लोगों की भावनाओं को सुना, और लोग बैठे रो रहे थे। और लोग कहते थे कि किसी भगीरथ की बात सुनी थी किसी जमाने में, जो गंगा जी लेकर आए, जब ये नाना जी आए हमने यहाँ पानी देखा, नहीं तो हमने पानी सोचा नहीं था अपने खेतों में, लेकिन ये पानी आया यहाँ खेतों में। सबको विश्वास नहीं था, नाना जी को विश्वास था कि होगा। कुएं में पानी उतर आया, वो पर्कुलेशन टैंक्स में पानी उतर पाया, खेती का स्वरूप बदला। डॉक्टर कलाम ने आकर देखा अपनी आंखों से, समझा, किसानों से बात किया, और डॉक्टर कलाम ने कहा कि जिस पूरा मॉडल को इतने समय से मैं बोलता रहा, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज, पहला पूरा मॉडल खड़ा होता हुआ मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। डॉक्टर कलाम भाव विह्वल थे उस चीज को देखकर। उसके बाद वो निकल कर गए, मध्य प्रदेश विधानसभा का कार्यक्रम था, फिर मुंबई में कार्यक्रम था, सर्वत्र उन्होंने इस बात का उल्लेख किया जाकर और कहा कि अगर परिवर्तन का कोई स्वरूप कहीं देखना है तो जाकर वहां देख कर आओ। द चेंज दैट हैज कम अप रियली एट ग्रास रूट्स, जाकर देख कर आओ। और जिस समय में पहाड़ के ऊपर खड़े होकर मझगांव में उन्होंने ख्वाब देखा था नाना जी ने कि किस प्रकार से पूरे पहाड़ों को ड्रेस करके यहां पानी रोका जाएगा, उस समय में किसी को विश्वास ही नहीं होता था कि ऐसा हो पाए, लेकिन वो हुआ, इट हैपेंड। और कैसे हुआ? वो हुआ नाना जी के उस दर्शन के कारण, उस आत्मविश्वास के कारण, उस कर्मठता के कारण, कि उनको लगता था कि कॉन्सेप्ट्स कुड बी पुट एट ग्रास रूट्स, हो सकता है, और वो करके उन्होंने दिखाया। तो दैट इज ऑल्सो वन एस्पेक्ट, ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है नाना जी के जीवन का, कि केवल दर्शन नहीं, केवल बातचीत नहीं, केवल फिलॉसफी नहीं, केवल किताब लिखना नहीं, किताब प्रकाशित कर दिया, रिसर्च पेपर छाप दिए, 50 रिसर्च पेपर छाप रखे हैं, 100 रिसर्च पेपर छाप रखे हैं। उन रिसर्च पेपर्स के बारे में एक बार डॉक्टर बोरलॉग ने इसी पंतनगर की भूमि पर बोला था, मैं भी उस कार्यक्रम में था। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे रिसर्च पेपर्स को जला दे तो किसी की 2 जून की रोटी तक ना बने। उन रिसर्च पेपर्स का इतना वैल्यू है, केवल काउंट ऑफ रिसर्च पेपर्स का। इसीलिए ट्रांसलेटिंग द कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज इनटू रियलिटी एट ग्रास रूट लेवल, ये है नाना जी। इस बात को समझेंगे तो समझ में आएगा नाना जी। मैं एक कदम इसको और आगे बढ़ाता हूं, और इसको एक कदम आगे लेकर चलते हुए मैं जो एक बात और इसके आगे जोड़ता हूं, वो थोड़ा मेरी भावनाओं से जुड़ता हुआ है। इट इज अलाइंड विथ व्हाट आई रियली हैव एक्सपीरियंस, ये मेरे व्यक्तिगत भावनाओं से जुड़ता हुआ। जिन लोगों को नाना जी के साथ काम करने का सौभाग्य हुआ, वो सब इस बात की अनुभूति करते हैं। देखिए, काम सभी करते हैं इंस्टीट्यूशंस में। मैं किसी कॉलेज में अभी हूं, बहुत सारे कुलपति हो गए, बहुत सारे राजनेता हो गए, बहुत सारे मंत्री हो गए, बहुत सारे दायित्वों पर लोग काम कर रहे हैं। लेकिन नाना जी में विशिष्टता, जो नाना जी को नाना जी बनाते थे, वो जबरदस्त ढंग से एक उनके अंदर विशेषता थी, दैट वाज अनकॉम्प्रोमाइजिंग क्वेस्ट ऑफ एक्सेलेंस। अनकॉम्प्रोमाइजिंग क्वेस्ट, उनको अपने सोच के अनुरूप, अपने मानकों के अनुरूप जीवन चाहिए था। उनके बिस्तर की लगी हुई चादर जिस तरह से चाहिए थी, सिलवटों के बिना, वैसी ही चाहिए थी। वो बिस्तर की चादर किसी भी भांति बिछी हो, वो उनको स्वीकार्य नहीं था। केस विन्यास के बारे में उनकी अपनी परिकल्पना थी, ड्रेसिंग सेंस को लेकर उनकी अपनी परिकल्पना थी। ढीले ढाले, गिरते पड़ते लोग उन्हें पसंद ही नहीं थे। उनकी एक्सेलेंस को लेकर एक परिकल्पना थी और उनको वैसा ही चाहिए था।
गोंडा वो कुछ दिन नहीं आए, एक दीवार बन रही थी, लौट के आए, उन्होंने उस दीवार को आधे घंटे दोनों दिशाओं से जाकर देखा, उन्होंने कहा नहीं ये तो टेढ़ी है बीच से, ऐसा नहीं चाहिए, बनी हुई पूरी दीवार गिरी। चित्रकूट में भगवान श्री राम की प्रतिमा बन रही थी, मूर्तिकार लगे हुए थे, उन्होंने प्रतिमा को महीनों पूरा ही नहीं होने दिया जब तक प्रतिमा उनकी परिमाणों पर, उनके पैमानों के हिसाब से नहीं बन गई। चेहरे पर भगवान राम का रामत्व चाहिए था, शरीर में भगवान राम की कोमलता चाहिए थी, और जो उनको चाहिए था भगवान राम में वैसा ही चाहिए था। उन्होंने मूर्तिकार को बढ़ने ही नहीं दिया, क्योंकि उनको दुनिया अपने अनुरूप, अपने एक्सीलेंस के पैरामीटर्स के अनुरूप चाहिए थी। इसलिए जब राम दर्शन का प्रकल्प बना, आज चित्रकूट आप में से जो नहीं गए हो जरूर कभी न कभी जाकर देखें, राम दर्शन के प्रकल्प को खड़ा करते हुए कौन सी घटनाएं राम दर्शन प्रकल्प में भगवान राम के जीवन की वहां दिखाई जाएंगी, उसको लेकर दोनों की एक टोली को उन्होंने बिठाकर वर्षों रखा, और तब जाकर राम के जीवन की उन घटनाओं को निकालने के बाद कौन सी घटना किस रूप में वहां निरूपित की जाएगी, कहीं पेंटिंग बनेगी, कहीं डायरामा बनेगा, कहीं एक्लिप्स बनेगा, कहीं मॉडल्स बनेंगे, किस रूप में कौन सी घटनाएं वहां परिलक्षित की जाएंगी, उसको लेकर, विद्वानों को लेकर उसको बनाना, खड़ा करना, और हर एक छोटे छोटे घटनाओं को किस रूप में चित्रित किया जाएगा कि उनकी परिकल्पना को लेकर सालों की मेहनत के बाद चित्रकूट की भूमि पर जब राम दर्शन प्रकल्प बन गया और आप जाएंगे तो उसके इंच इंच में, कण कण में नाना जी दिखेंगे। द वे डिजाइन इट अप, जो जिस तरह से उन्होंने उसको डिजाइन किया, उसको देखेंगे तो आप दिखेगा नाना जी परिलक्षित है उस पूरे राम दर्शन प्रकल्प को देखते हुए। अंत में जब आप एंड में पहुंचते हैं उस पॉइंट पर जहां पर भगवान श्री राम का दरबार है, आप भौचक के रह जाते हैं शब्द देख के। किसी बंधु का माइक खुला हुआ है, आप म्यूट कर लीजिए, जिनका भी माइक खुला हुआ है आप म्यूट कर लें। आपको रणवीर सिंह जी, तो ये जो आप अपने जीवन में, अपने कार्य में उसको लेकर जो आपने पैमाने बनाए हैं, उन पैमानों में कॉम्प्रोमाइज नहीं, जीवन आपका है। इस अपने जीवन जिन पैमानों पर उस डिजाइन करने का तो धर्म आपका जाता है। नाना जी ने उसको करके दिखाया थ्रू आउट हिज लाइफ, पूरे जीवन जितने भी प्रकल्प है, आप उनके सारे प्रकल्पों को देखकर, टाटा मेमोरियल बना आयुर्वेद वाला जब चित्रकूट में, उसकी लैंडस्केपिंग से लेकर वहां पौधों के चयन से लेकर बेस्ट पॉसिबल थिंग्स मस्ट अपीयर। जिस समय मैं 1992 में पहली बार नाना जी के साथ आया था, तो उस पहली बार में इनिशियली 1992 में कार्यकर्ताओं की टोली को नाना जी ने बिठाकर कहा कि तुम लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने गांव को बदलते, समाज को बदलते हुए परिदृश्य देखे, ऐसे मॉडल्स देखे। अधिकांश लोग नए थे, युवक युवतियां थी। तो क्या सोचा नाना जी ने, यू इमेजिन 1992 में उस एज में नाना जी ने सोचा कि चलो देश देख पाएंगे, जब तक देश देखेंगे नहीं तो देश बदलने की बात कैसे कर पाए। एक बस की गई, उस बस में सारे कार्यकर्ता कार्यकर्तियों को बिठाया गया। भरत जी भी उसमें थे, नंदिता भी उसमें थी, राजेंद्र शाह जी दिल्ली से थे, और उस बस में बैठ के मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के कोने कोने में नाना जी लेकर गए। स्वयं नाना जी भी उसमें गाड़ी में साथ साथ हमारे गए, यदुराव देशमुख जी भी थे, और हम लोगों ने 1 महीने से भी ज्यादा टाइम लिया प्रवास करते हुए प्रकल्पों को। उन्होंने कहा कि यू ट्राई टू फील एंड रियलाइज, तुम जाकर पहले अपनी आंखों से देखो। उसी समय में हम लोग अन्ना हजारे जी के गांव भी गए थे, उसी प्रवास के दौरान में, रालीगढ़ सिंधे में। तो उन्होंने उन सारे प्रकल्पों को ले जाकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के इंटीरियर्स में ले जाकर समाज बदलने के जो कार्य हो रहे हैं, उन्होंने कहा पहले जाकर वहां बैठो, उसको फील करो, रियलाइज करो, और जब तक तुम उसको अपनी आंखों से नहीं देखोगे तुम एक्चुअली समझ नहीं पाओगे कि ग्रामीण पुनर्रचना और ग्रामीण संरचना को बदलने का काम कैसे हो। मैं जब पंतनगर आया तो मैं इस बात को सोचा करता था सदैव कि अपने असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर को पहले एग्जाम्पलरी काम दिखाया जाए,
जब तक देखेंगे नहीं उनके दिमाग में चित्र कैसे आएगा? ये मैंने उस समय से देखा नाना जी को और नाना जी की सोच को, तो उसमें से समझा। बाल जगत नाना जी के साथ ही मैं गया था नागपुर वाले प्रकल्प पर। बाल जगत को पूरे कॉन्सेप्ट को देखने समझने के बाद मैं जो लौट कर आया था, मैं समझता था कि बच्चों के जीवन बदलने का किस प्रकार से एक सोच, एक योजना, एक स्ट्रैटेजी क्रिएट की जा सकती है। वो नाना जी की सोच में से, वहां से देखकर मैं समझ। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्रेस आउट, जो मैं इस समय कहने का प्रयास कर रहा हूं कि नाना जी की एक सोच है, भारत आधारित सोच। नाना जी दूरगामी सोच है और समय के साथ परिवर्तन करते रहो लगातार, बदलो समय के साथ और तब दुनिया में सिरमौर बनकर आगे बढ़ो। ये युगानुकूल सोच है और उस सोच को धरती पर लाने का प्रयोग है और उन प्रयोगों में उत्कृष्टता, उस उत्कृष्टता का रोल मॉडल है। जब इन सारी चीजों को इंटीग्रेट करेंगे तो वो जीवन खड़ा होता हुआ दिखेगा जिसको नाना जी कहा जाता है, नाना जी देशमुख कहा जाता है। इसीलिए नाना जी देशमुख केवल सामान्य महापुरुष के रूप में देखे जाने के मुकाबले आज भी आवश्यकता है नाना जी के दर्शन पे शोध होने की, उनके थॉट्स एंड स्ट्रैटेजीज को एनालाइज करने की, उसके थ्रेड्स ड्रॉ करने की और उसके अनुरूप देश की शिक्षा, देश के स्वास्थ्य की नीति, देश के ग्रामीण पुनर्रचना की नीति और फ्यूचरिस्टिक स्ट्रैटेजीज को उसके अनुरूप ढालने की, इसकी बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि उसमें दम है, उसमें बहुत भारी स्ट्रेंथ है और उन स्ट्रेंथ को नाना जी ने अपने जीवन में करके दिखाया, रेप्लिकेट करके दिखाया, जिसको हम सब ने फील किया, रियलाइज किया, जिया। आज इस समय में जब नाना जी के बारे में चर्चा हम लोग कर रहे हैं, उनके हर थॉट एंड स्ट्रैटेजीज के बारे में अगर कहा जाए 3 घंटे 4 घंटे में लगातार बोलता रह सकता हूं, क्योंकि उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके कृषि के बारे में, उनके पर्यावरण के बारे में, उनका मानव जीवन के बारे में, उनका युवतियों के जीवन के बारे में, बच्चों के जीवन के बारे में सम्यक विचार है और उस सम्यक विचार के ऊपर गहराई से बात की जा सकती है, जो दैट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम नाना जी थॉट एंड फिलॉसफी। लेकिन मैं यहीं पर उस बात को रोकते हुए, चूंकि मैंने प्रारंभ में कहा कि समय की सीमा को देखते हुए मंत्र की तरह कुछ बात की जा सकती है, आज मैं उस महापुरुष को, जिस महापुरुष ने इस देश को आत्मसात करके हृदय में अपने जीवन को जिया और अपने जीवन में एक छोटे क्षेत्र में रोल मॉडल की तरह से कुछ परिवर्तन करने की इच्छा को लेकर गोंडा को, बीड़ को और चित्रकूट को, जो परिवर्तन का उन्होंने एक एग्जाम्पल खड़ा किया, मॉडल खड़ा किया, उनके सारे प्रयासों को प्रणाम करते हुए, उस महात्मा को जो मेरे आंखों के समक्ष सदैव होते हैं, उनके चरणों में अपना सिर रखते हुए, उनके प्रति अपनी श्रद्धा रखते हुए, मैं बार बार आप सबके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि आज मुझे थोड़े समय में अपनी बात कहने का मौका हुआ। अगर किसी तरह का कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कोई बात है कहने की, तो उसके लिए मैं तत्पर हूं आप सबके समक्ष। और इतना कह के, चूंकि 4 से 5 का कार्यक्रम था, 5 बज गया है, मैं अपनी बात को विराम देता हूं। पुनश्च आभार और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका उद्बोधन इतना स्पष्ट और इतना ज्ञानवर्धक था, कोई प्रश्न नहीं है। मैं अब प्रोफेसर कुठियाला जी से आग्रह करूंगा, कृपया अध्यक्ष उद्बोधन के लिए मंच पर आए। धन्यवाद। ऋषि भारत रत्न नानाजी देशमुख के 104वें जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य पर पंचनद शोध संस्थान के पंजाब विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र और इंडिया पोस्ट द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में प्रोफेसर शिवेंद्र कश्यप ने जो एक अनुभव आधारित और गहरी सोच नाना जी के विषय में और युगानुकूल सामाजिक पुनर्रचना के क्या मूल हैं नाना जी के अनुसार, उसकी बहुत सी सुंदर प्रस्तुति की है। सौभाग्य है उनका, भरत जी का भी, कि उनको एक ऋषि तुल्य नाना जी के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसके आधार पर उन्होंने अपने जीवन की रचना भी की है, ऐसा मेरा
अनुभव कहता है। क्योंकि मुझे बताया गया कि एक कार्यक्रम 5 बजे से और भी है, तो मैं संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा। नाना जी के जीवन में वो राजनीति में भी रहे, वो कुछ बहुत कम समय तक गवर्नेंस में भी रहे, परंतु उनका ज्यादा जीवन जो है, उनका ज्यादा जो योगदान रहा वो सामाजिक कार्यों में लगा। और जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में राजनीति को त्यागा और मंत्री पद की लालसा को ठुकराया, उससे एक चीज तो समझ में आती है कि जब हम युगानुकूल की बात करते हैं तो हमारे आज तक के अनुभवों के आधार पर हमको प्रश्न पूछना चाहिए और निर्णय करना चाहिए कि हमारे समाज का जो पुनरुत्थान है, उसकी पुनर्रचना है, ग्रामीण विकास है, वो राजनीतिक क्षेत्र के आधार, राजनीतिक क्षेत्र पे छोड़ा जाए या गवर्नेंस पे छोड़ा जाए। मुझे लगता है कि अगर हम नाना जी के जीवन जो क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस आज तक, अगर आज की परिस्थितियों में जो कोरोना में हमारे समाज ने, पूरे मानव समाज ने और भारत के समाज ने विशेषकर सीखा है, उसके आधार पर हम देखें तो जो परिवर्तन है, जो सामाजिक परिवर्तन है, वो समाज ही करने में सक्षम है। हमारी जो निर्भरता जो हमारी व्यवस्था पर रहती है और व्यवस्था के नियमों का जो निर्णय करने का जो अधिकार है, वो राजनीति क्षेत्र में रहता है। कहीं वहां पर थॉट प्रोसेस की भी विकृतियां रहती हैं और उसके क्रियान्वयन की तो शायद उनमें ना तो क्षमता होती है, ना उनका संकल्पना होती है, ना ही उनके संकल्प होते हैं। वो स्टेटस को यथावत स्थिति को बनाए रखने के लिए उनका एक पूरा प्रयास रहता है। इसलिए नाना जी के जीवन से आप दोनों को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपने उनके साथ काम किया। हमारे जैसे लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनको हमने सुना, थोड़ी बातचीत करने के मौके मिले, परंतु ज्यादातर हमने उनको सुना, उनके बारे में पढ़ा और उनको पढ़ा, उनके जो प्रकल्प थे उनको देखने का मौका मिला। तो आज के युग में अगर हम एक प्रश्न का उत्तर अपने आप को दे लें तो शायद नाना जी के कार्य को आगे बढ़ाने में हम सफल होंगे कि अधिकतम उत्पादन हमने अधिकतम हाथों से करना है या अधिकतम उत्पादन हमने कम से कम हाथों से करना है। और हमारा जो उपभोग है वो हमारा उपभोग प्रेरित उपभोग होगा या वो संयमित उपभोग होगा, त्यागपूर्ण उपभोग होगा। हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो न्यायपूर्ण होगी या वो विज्ञापन पर आधारित और आर्टिफिशियल नीड्स को जनरेट करके और उपभोग करने की होगी। एक परिवर्तन जो हम अपने समाज में सब लोग करना चाहते हैं और जिस प्रकार से भारत की चिति के अनुसार भारत का परिवर्तन करना या भारत की नई चिति बना करके एक असफल प्रयास करना, मुझे लगता है कि ये प्रश्न जो है, जब हम नाना जी के बारे में आज इन अवसरों पर उनके बारे में सोचते हैं, उनके विषय में पढ़ते हैं, मनन करते हैं, उनके बारे में विमर्श करते हैं, तो ये प्रश्न हमको मंचों पर उठाने चाहिए। उनके सामूहिक निर्णय करके पारस्परिक सहयोग से, जैसे संघर्ष नहीं सहयोग, आज हम सारी यूनिवर्सिटीज में हम जो मैनेजमेंट में, कॉमर्स में, बाकी विषयों में भी संघर्ष की ट्रेनिंग करते हैं, संघर्ष के लिए ही पढ़ाते हैं, संघर्ष की ट्रेनिंग देते हैं। परंतु क्या संघर्ष से कुछ होने वाला है? संघर्ष से समाज बनने वाला है कि नहीं? और कोविड ने तो हमें बताया कि संघर्ष नहीं, सहयोग से ही जीवन चलने वाला है। और इसको हमारे भारत के महापुरुषों ने प्रारंभ से ही, अनेक महापुरुषों की एक श्रेणियां बनती गई और नाना जी ने भी उसके आधार पर जो हमें
संरचनाएं दी, जो उन्होंने प्रकल्प सिद्ध करके दिखाए और उसके लिए उन्होंने कार्यकर्ता तैयार किए, वो परिपाटी चलती रहनी चाहिए। और आज के इस अवसर पर हमको भरत जी का और शिवेंद्र कश्यप जी का जो उनके ज्ञान का, उनके अनुभव का लाभ प्राप्त हुआ, उसके लिए पंचनद शोध संस्थान की ओर से मैं आप दोनों बंधुओं का आभारी हूं। और जो भी इस को सुन रहे हैं, वो इसमें सहभागिता कर रहे हैं, उनको एक सुनने का और सोचने का और बातचीत करने का एक नए विषय हमको मिले हैं। इसके लिए पंचनद शोध संस्थान का जो पंजाब विश्वविद्यालय का अध्ययन केंद्र है, उसको भी साधुवाद है कि उन्होंने इस विषय को और बड़े ही उचित व्यक्ति को ला करके ये विषय रखवाया। आप सबका धन्यवाद। जय भारत।